नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शॉर्ट एंड वर्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने यहाँ 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें रामधारी गुप्ता खंड 2 की पत्रिका से डिक्टेशन दी जाएगी। इस सीरीज में एक खास बात यह है कि इसमें जो डिक्टेशन होगी वो 10 मिनट की ना रह के 10 मिनट 30 सेकंड की रहेगी और जो शब्द होंगे वो 840 से ज़्यादा रहेंगे। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि जब आप 10 मिनट से ज़्यादा डिक्टेशन लिखेंगे और इसकी आदत डालेंगे तो एसएससी जैसी परीक्षाओं में जहाँ पे 10 मिनट की डिक्टेशन होती है, तो वहाँ पे डिक्टेशन लिखते समय आपका दिमाग नहीं भटकेगा और जब आप 800 की जगह 840 शब्दों को 65 मिनट में ही लिखने की आदत डालेंगे, तो इससे परीक्षा हॉल में डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करने में आपका जो समय लगेगा, वो ज़्यादा नहीं लगेगा। आप मतलब कंप्लीटली उसको लिख सकते हैं उतने टाइम में। इस वीडियो से प्रैक्टिस करने से आपको यह भी फ़ायदा होगा कि 840 शब्दों में आप 5% या 8% या 10% की जो गलतियाँ आपके एग्ज़ाम में होती हैं, उस हिसाब से जैसे 10% गलतियाँ ओबीसी के लिए या एससी के लिए एसएससी में माफ़ होती हैं, तो जो गलतियाँ होती हैं वो 80 होती हैं। अब 800 की जगह 840 में भी आप 80 गलती करेंगे तो इससे आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे उससे कम ही गलतियाँ होंगी और एक्यूरेसी में आपकी सुधार होगा। अगर डिक्टेशन लिखने में छूट रहा है तो आप डिक्टेशन को बार-बार लिखिए और जितनी बार लिखिए उतनी बार अपने आउटलाइन को ज़रूर पढ़िए। इससे आप अपने द्वारा बनाई गई आउटलाइन को बेहतर तरीके से जानेंगे और शॉर्टहैंड लिखने में यही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो लिखा है, आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। आपको इस चैनल पर सारे वीडियो फ्री में उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब आप तैयार हो जाइए, आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भाइयों और बहनों, मतलब यह है कि अगर संसार को सहनशील बनना है तो सभी लोगों को दुनिया भर में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ज़्यादातर व्यापार के लिए कच्चा माल तो किसान ही पैदा करता है। फिर किसान के लिए कृषि अनुसंधान के खर्च में दुनिया भर में कटौती क्यों की जा रही है? कटौती करनी है तो बहुत से और क्षेत्र भी हैं। अमीर देश खेती बाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता दे रहे थे वह थी 20 अरब डॉलर और 10 साल बाद 5 अरब डॉलर की कटौती कर दी और यह 15 अरब डॉलर रह गई। तो पूरी दुनिया को खेती बाड़ी से जोड़ने की ज़रूरत है, तभी ये दुनिया आपस में लड़ना मरना बंद करेगी। मेरा बस चले तो मैं तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा, जिसे दुनिया एवरेस्ट कहती है, पर चढ़ूं और पूरे जोर से आवाज़ लगाऊं कि ए धरती के वासियों, बंदूकें छोड़ो और हल उठाओ। नहीं तो आप ही सोचो कि 10 साल बाद 2050 में जब दुनिया की आबादी 4 अरब हो जाएगी तो सबको खिलाने लायक खाद्यान्न कैसे उपलब्ध होगा? उस समय चीन को भी बाहर से गेहूं मंगाना पड़ेगा। सौभाग्य से भारत के बारे में तो कृषि विशेषज्ञों का यही अनुमान है कि भारत के किसान और
कृषि वैज्ञानिक मिलजुल कर बढ़ी हुई आबादी का पेट भर पाएंगे। आज हमारे अन्न भंडार में 3.5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा है। रबी की फसल आने के बाद यह बढ़कर 5 करोड़ टन तक जा सकता है। रखने की जगह नहीं है, इसलिए समाज कल्याण के कामों में लगाने और विविध रूपों में निर्यात करने के अवसर बढ़ रहे हैं। काम के बदले अनाज और बच्चों को पाठशालाओं में नाश्ता कराने व खाना खिलाने के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा सकेंगे। यह एक तरह से दूसरी कृषि क्रांति का ही नतीजा है कि हम 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी को अपने खेतों में उपजाई फसल से ही खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। खाने वाले तेल की कुछ वर्ष पहले कमी हुई थी। हमने पुरजोर कोशिश की। पिछले कुछ वर्षों में आयात तो घटकर प्रतिवर्ष 7 करोड़ रुपए का हो गया, वहीं तिलहनी फसलों और उनसे उत्पन्न पदार्थों का निर्यात 8 गुना बढ़कर 50 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो गया। यह सब फल है किसानों, वैज्ञानिकों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का। इस प्रगति में आज कृषि वैज्ञानिकों का योगदान किसी से छुपा नहीं है, इसे सारी दुनिया मानती है। जहाँ भी भूख है, वहाँ लोग भारत की मिसाल देते हैं कि देखो, इस महान देश ने भूख की चुनौती का किस तरह डटकर सामना किया। आज जब निर्यात के अवसर खुले हैं, विश्व का परिवेश बदल रहा है। सारी दुनिया के बाजार खुल गए हैं। सौभाग्य से दुनिया में शाकाहार भी बढ़ रहा है। इस समय हमारे विविध व्यंजनों को विश्व बाजार में प्रचलित करने के बड़े मौके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वतंत्र भारत में जब हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है, अब संघर्ष अथवा विरोध का समय नहीं रहा। आज का समय ठोस रचनात्मक कार्य का समय है। मैं जानता हूँ संघर्ष करना कठिन है, परंतु उसी एकाग्रता से रचनात्मक कार्य करना उससे भी कहीं अधिक कठिन है। यह भी स्पष्ट है कि संघर्ष के बाद यदि रचनात्मक कार्य नहीं होता तो संघर्ष की उपादेयता ही लुप्त हो जाती है और जो सफलता प्राप्त की गई हो उसकी सार्थकता संकट में पड़ जाती है। इसीलिए रचनात्मक कार्य के समय को वास्तविक परीक्षा का समय माना जाता है, जिसमें उन सभी सिद्धांतों, उद्देश्यों और आदर्शों की पूरी परख होती है जिनका सहारा लेकर संघर्ष को जीवित रखा गया हो। हिंदी के हितैषियों और साहित्य सेवियों के लिए अब यही समय है। मैं कह सकता हूँ कि शायद पहले कभी उन पर इतना गंभीर दायित्व नहीं आया था
जितना कि अब हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने से आया है। समस्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से हिंदी भाषा का जो मान किया है और हमारे संविधान ने उसे जो स्थान दिया है वह हम सब के लिए एक सद्भावनापूर्ण चुनौती के समान है। यह निर्णय एक प्रकार से सभी हिंदी भाषियों और साहित्यिकों में विश्वास के प्रस्ताव के समान है। इस आदर को हम कैसे निभाएं जिससे विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के बोलने वाले प्रतिनिधियों द्वारा किए गए उक्त निर्णय के औचित्य को सिद्ध कर सके। यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर सभी हिंदी सेवियों को विचार करना चाहिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत बड़ी संस्था है जिसके निर्माण में इस देश के अनेकों यशस्वी विद्वानों और देशभक्तों ने योग किया है। मैं समझता हूँ कि यद्यपि सम्मेलन की स्थापना हिंदी के प्रचारार्थ हुई थी, इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं के प्रचार का कार्य भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इससे एक ओर हिंदी और दूसरी भाषाओं में पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ेगा और दूसरी ओर सम्मेलन का आधार भी अधिक व्यापक हो जाएगा। मेरे विचार से यह कार्य राष्ट्रीय साहित्य, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य सम्मेलन तीनों के हित की दृष्टि से उचित होगा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जिसके रजत जयंती समारोह के उद्घाटन के लिए आपने मुझे आमंत्रित करने की कृपा की है। समाप्त। दोस्तों, इसे तुरंत पढ़ लीजिए 10 मिनट के अंदर अंदर और 65 मिनट में आप इसे ट्रांसक्राइब करिए और उसमें 80 से गलतियां ज़्यादा ना हों, क्योंकि ये मानक होता है कि 800 शब्दों में 80 से ज़्यादा गलतियां माफ़ नहीं होती हैं। तो कोशिश करिए कि इसमें भी 80 से कम ही गलतियां हों आपकी। धन्यवाद।